कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। हम एग्ज़ाम तो देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ तो रहे हैं, अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है कि इकोनॉमी पढ़नी है। तो देखिए भाई, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक तरह का स्टडी है, या हम बोल सकते हैं एक तरह का थ्योरी है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रिंसिपल है। ठीक है, एक तरह का स्टडी है, एक तरह का थ्योरी है, एक तरह का प्रिंसिपल है। किसका स्टडी है वो अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ ये समझिए कि इकोनॉमिक्स एक तरह का थ्योरी है, और इकोनॉमी क्या है? इसी थ्योरी को, जो ये इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी है, इसी को जब हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हैं तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमी। रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हैं तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस? बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है एक थ्योरी, और इकोनॉमी क्या है? उसी को हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब यहाँ पर आता है कि ये जो वर्ड है हमारा, ये इकोनॉमिक्स, ये बना कहाँ से है? इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है हमारा, ये बना कहाँ से है? अब आपने कहीं पढ़ा ज़रूर होगा, हो सकता है, तो आपको सब जगह ये बताया जाता होगा कि ये वर्ड है इकोनॉमिया से बना है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ड सही है लेकिन ऐसा नहीं है, ये बना है एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना है। और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है ओइकोस नोमोस। ये पूरा एक वर्ड है, ओइकोस नोमोस या फिर ओइकोनोमोस, और यही बाद में मॉडिफाई हुआ, यही बना आपका ओइकोनोमिया, और इसी को बोल दिया गया इकोनॉमिया। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, तो करेक्ट आंसर है आपका ओइकोनोमोस। क्या है? ओइकोनोमोस। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका मतलब है ओइकोनोमोस का। ये है, ओइको एक वर्ड अलग है, नोमोस एक वर्ड अलग है। ओइको का मतलब है हाउस या घर, या हम बोलते हैं हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक घर का पूरी तरह से, जो घर में जो कुछ भी आपका होता है, खर्चे वगैरह जैसे भी होते हैं, उसको एक तरह से मैनेज करना, वही है इकोनॉमिक्स। अभी ये हम आपको पूरा डिटेल में बनाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। आप सिर्फ समझते चलिए, मैं एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। सिर्फ ये समझिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस, उससे डिराइव हुआ है। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एक तरह से इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। अब ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस मीनिंग द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द टर्म डिफाइंस दैट हाउ ऑल रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज्ड इन एन हाउस होल्ड सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड। अभी पढ़िए मत इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, द टर्म डिफाइंस, ये जो ओइकोनोमोस टर्म है, ये क्या डिफाइन करता है? ये कहता है हाउ ऑल रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज्ड। सारे रिसोर्सेज किस तरह से ऑप्टिमली यूज़ किए जाएं किसी हाउस होल्ड में, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज़ कि आपके घर में, मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 3 भाई, मान लेते हैं हम, मान लीजिए आप 3 ब्रदर हैं घर में, और आप सब लोगों को स्पोर्ट्स कोई भी बहुत पसंद है, और आपने अपने घर में बोला कि मुझे, तीनों ने बोला कि मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए। आपने तीनों ने अपने फादर से ये डिमांड करी कि मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए। अब अगर आपके फादर 3 स्पोर्ट्स शूज़ लाते हैं, 3 पेयर, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 पेयर लाऊंगा, 1 पेयर लाऊंगा स्पोर्ट्स शूज़ का, और वो आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो क्या आप तीनों को प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। 3 लोग 1 पेयर शूज़ कैसे मिल सकता है तीनों लोगों को? नहीं मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा, जो अभी हम यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ रिसोर्सेज, अभी इसको भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या है।
तो एक तरह से आपके फादर जो है वो एक पेयर शूज़ लाए, तो ये जो 1 पेयर जो शूज़ है ये यहाँ पर एक तरह से है रिसोर्स, ठीक है। अब आप देखिए 3 लोगों में एक ही शूज़ बचना है, एक ही पेयर शूज़ बचना है 3 लोगों में, तो एक तरह से हमारे पास क्या है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत कम रिसोर्स है। 3 लोगों में एक पेयर शूज़ बटना है, मतलब कि क्या है, मतलब कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत कम रिसोर्स है। तो एक तरह से कम रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कम रिसोर्स का या लिमिटेड रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब अगर इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स यूज़ होते हैं उसकी लैंग्वेज में बात करें तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, सीधा सीधा लिखा जाता है एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, ये है इकोनॉमिक्स। अभी और इसको और डीप में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, बस आप समझते चलिए, बिल्कुल घबराइएगा मत, कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, एलोकेशन मतलब कि क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो उसे बोला जाता है एलोकेशन। स्कैर्स मतलब लिमिटेड, और रिसोर्स जो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताया, 3 लोगों में सिर्फ एक पेयर शूज़ बटना है, तो मतलब कि एक पेयर जो शूज़ है वो हमारा रिसोर्स है, वो हमारे पास क्या है, वो कम है, और बटना है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही मैंने आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोल दिया कि मैंने ये नहीं बोला आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने इसको नहीं बोलकर मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे हम बोलेंगे एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब कि कम रिसोर्सेज का एलोकेशन। समझ में आ गया आपको? तो यही होता है हमारा इकोनॉमिक्स, या फिर अगर इसकी और हम लैंग्वेज की बात करें या डेफिनेशन की बात करें, जिसे क्या बोलते हैं, परिभाषा। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन यही है, सिंपल सी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। मतलब कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको आपको कैसे मैनेज करना है, इसी की स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखिए और थोड़ा इसको लैंग्वेज को जो डेफिनेशन है इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कुछ टर्म्स हैं, इनको आप समझिए, जैसे कि कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, सेलर क्या होता है। थोड़ा सा इसको समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। देखिए कस्टमर क्या होता है, मान लीजिए आप, जैसे आप अभी ये वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप किस पर देख रहे हैं, आप मोबाइल पे देख रहे हैं। अब आपने अपने फादर से बोला कि मुझे क्लासेस देखनी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी, तो मुझे एक मोबाइल चाहिए। तो आपके फादर एक शॉप पे जाते हैं और वो एक, मान लीजिए ये एक शॉप है, आपके फादर जाते हैं यहाँ पर और एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, मोबाइल ख़रीदा उन्होंने। तो ये क्या हुए, ये हुए आपके कस्टमर, जिसने परचेज़ किया, ये क्या हुआ, ये हुआ कस्टमर जिसने परचेज़ किया। और आपके फादर फ़ोन लेकर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको दे दिया, बोला लो पढ़ो तुम। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। मतलब कंज्यूम करना मतलब क्या, आप उसको यूज़ कर रहे हो या फिर यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो आप क्या हो गए, आप हो गए कंज्यूमर, और आपके फादर क्या हुए, वो हुए कस्टमर। तो मेजर जो डिफरेंस है कंज्यूमर और कस्टमर में वो यही है। बहुत सिंपल सा, एक बेसिक सा ये डिफरेंस है, और आई होप आपको समझ आया होगा। कस्टमर का क्या मतलब है, कंज्यूमर का क्या मतलब। अब देखिए, अब जैसे आपके फादर गए मोबाइल लेने, उन्होंने आपको दे दिया तो आप कंज्यूमर हो गए। अब उन्होंने बोला नहीं मुझे ही देखना है, मैं अपने लिए मोबाइल परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हुए, तो वो कस्टमर भी हो गए और आपके कंज्यूमर भी हो गए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि एक पर्सन कस्टमर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है, या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं।
एक पर्सन कस्टमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? ऐसे ही सेम बात करते हैं हम प्रोड्यूसर की और सेलर की। देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन, या फिर मैन्युफैक्चरर, यानी कि किसी चीज़ को ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, या बोल सकते हैं हम बनाता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने किसी सेलर के थ्रू उसको बेचा। उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने किसी सेलर के थ्रू बेचा। मतलब कि क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने बनाया, बनाने के बाद हो सकता है उसने रॉ मटेरियल बनाया, इसने हो सकता है रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल बनाने के बाद इसने इसको सेलर को दिया, इसने जाके सेल कर दिया किसी और को। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए, प्रोड्यूसर अलग हो गया, सेलर अलग हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो बोलता है मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा, मैं ही बनाऊंगा अपना प्रोडक्ट और मैं ही बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्सन आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है, और हो सकता है कि प्रोड्यूसर अलग हो, सेलर अलग हो। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कस्टमर और कंज्यूमर में, और प्रोड्यूसर और सेलर में। ये मैंने आपको क्यों बताया है, अब आगे समझाता हूँ मैंने आपको इन टर्म्स के बारे में क्यों बताया है। अब देखिए, आपने मोबाइल ख़रीदा, आप मोबाइल क्यों परचेज़ करेंगे, आप कोई प्रोडक्ट आप क्यों परचेज़ करते हैं, जब आपको उसमें सेटिस्फैक्शन होता है। सीधी सी बात है, आपने कहा नहीं मुझे सैमसंग नहीं चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। आप किसी प्रोडक्ट को कब खरीदते हैं, जब आप उससे सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कब खरीदता है, जब वो उससे सेटिस्फाई होता है या उससे पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपके फादर ने बोला मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ सैमसंग, आपने कहा नहीं मुझे एप्पल चाहिए। तो आप एक तरह से उससे क्यों ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जो कंपनी बना रही है, जैसे एप्पल है, एप्पल जो प्रोडक्ट आपका जो फ़ोन बना रही है वो क्या है, वो है प्रोड्यूसर, या फिर हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर। कस्टमर कौन हो, आप, यानी कि स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट या किसी और के भी स्टूडेंट, आप हो कस्टमर। आपने बोला मुझे सैमसंग नहीं चाहिए, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई हो, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो एप्पल कंपनी है वो बना रही है, वो क्यों बना रही है, वो बना रही है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपने देखे हैं कितने महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं एप्पल के, क्यों, इनका क्या मकसद है, क्वालिटी चीज़ दो, लेकिन इसके साथ साथ उनको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की एक सीधी और सिंपल डेफिनेशन की। कुछ हो गए कस्टमर, कुछ हो गए प्रोड्यूसर, कुछ लोग आते हैं अदर्स कैटेगरी में, जो ये बोलते हैं कि भैया आप कुछ भी करो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। एक तरह से बात हम करते हैं तो इनके वेलफेयर की बात करते हैं। वेलफेयर मतलब कि उनकी देखभाल या कल्याण के लिए, जो भी है वेलफेयर। तो अदर्स वाले लोग हुए, वो बोले आप कुछ भी करो, आप क्या खरीदते हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स कौन कौन से यूज़ किए, कस्टमर, प्रोड्यूसर और अदर्स। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज allocation of scarce resources in such way that customer gets maximum satisfaction, producer gets maximum profit, and others get welfare। अब आपको समझ में आया मैं इन 3 टर्म्स का क्यों यूज कर रहा था। ये है प्रॉपर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। Economics is the study of allocation of scarce resources in such way that customer gets maximum satisfaction, producer gets maximum profit and other get welfare।
इकोनॉमिक्स है स्कैर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बांटना, वितरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो आपके स्कैर्स रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका इस तरह से एलोकेशन किया जाए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और बाकी लोगों को उनका वेलफेयर मिल सके, मतलब कि उनको कोई किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको पूरी चीज़ क्लियर समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूज़न है? जो भी है आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आता है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक है, बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक तो समझिए। नेशनल इनकम होता क्या, मैं पढ़ाना चालू कर दूँ आपको कुछ पता ही नहीं बेसिक्स, तो इसलिए इसको समझिए थोड़ा। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, मैंने आपको सब बता दिया। एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कस्टमर भी मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूसर भी बता दिया, सेटिस्फैक्शन का मतलब भी बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, अदर्स भी बता दिया, वेलफेयर बता दिया। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज, इनका क्या मतलब है? ये स्कैर्स रिसोर्सेज, थोड़ा सा अब इसको भी समझ लेते हैं। स्कैर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी। स्कैर्स मतलब सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होना पड़ रहा है, एक्चुअली स्लाइड्स मेरी ख़त्म हो गई हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा कि सर आपने पीडीएफ नहीं दिया है। पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्या बात कर रहे थे हम, किस टर्म की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स का मतलब होता है कमी, लिमिटेड, कमी या फिर लिमिटेड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अब देखिए इसका मतलब है क्या, स्कैर्स का मतलब एक्चुअली क्या है? सीधी सी बात है, आपने मान लीजिए आपने अपने फादर से बोला कि मुझे 3 शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए। जैसे आपने बोला कि मुझे 3 स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हम एक ही देंगे। मतलब क्या है, रिसोर्सेज आपके पास कम है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम एक ही दे पाएंगे, एक ही दिला पाएंगे। या मान लीजिए आपने सीधे आप परचेज़ करने गए किसी शॉप पे, आपने उससे बोला कि मुझे 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए, अपने भाइयों के लिए चाहिए, मुझे 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए। उस शॉप वाले ने बोला कि भैया मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, और आपने कहा मुझे 3 चाहिए। मतलब क्या है, मतलब आपकी डिमांड कितने की है? 3 की। और वो आपको सप्लाई कितनी कर सकता है? आपकी डिमांड कितनी है? 3 मोबाइल फ़ोन की। और वो आपको सप्लाई कितनी कर सकता है? वो आपको सप्लाई कर सकता है सिर्फ 1 मोबाइल फ़ोन। तो इसका मतलब क्या है, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, उसी टर्म्स को बोलते हैं स्कैर्स, मतलब कमी हो जाना। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्कैर्स, मतलब कि लिमिटेड, या फिर बोलते हैं आपका कमी। मतलब कि जब डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो वो रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? कम, और उनको बोला जाएगा स्कैर्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भैया क्या होते हैं? किसी भी सामान को जो बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन में आपका क्या होता है? कैमरा होता है, बैटरी होती है, फ़ोन का कवर होता है, कवर मतलब कि फ़ोन की बॉडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अंदर आपके आईसीज लगी होती हैं, चिप्स लगी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़, इस रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है, आपका फ़ोन बना कैसे? किसी चीज़ों से मिलके ही तो बना है, कि ऐसे ही सीधा बना बनाया बस सीधे आ जाता है फ़ोन? ऐसा तो नहीं है, कई सारे रॉ मटेरियल से मिल के बनाया जाता है। तो जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं किसी सामान को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। पिक्चर क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे भाई रिसोर्सेज। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और जो भी मैंने पढ़ाया इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर फटाक से रिवाइज़ करिए कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। उसको सिर्फ रिवाइज़ करिए, बस मन में अपने दिमाग में सोचिए कि क्या क्या अभी मैंने पढ़ा दिया है, उसको सिर्फ एक बार रिवाइज़ करिए। बस 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए। हाँ जी, तो आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। जो अभी मैंने आपको बताया, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है
तब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कैर्स। स्कैर्सिटी जिसे बोलते हैं, कमी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम स्कैर्स रिसोर्सेज। अब ये जो हमने अभी आपको बताया डिमांड और सप्लाई, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये किसने बोला है, यह भी हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इकोनॉमिक्स बनाया किसने है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब कि दो अलग अलग पार्ट होते हैं, क्या होते हैं वो सारी चीज़ें अब हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है ग्रीक से, लेकिन अगर आप अपने हिंदुस्तान का ही काफ़ी पीछे चलते हैं एंशियंट टाइम्स में, तो आपको पता होगा, आपने नाम ज़रूर सुना होगा चाणक्य का। इनका दूसरा नाम था कौटिल्य, और एक और नाम था, वो था विष्णुगुप्ता। आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, चाणक्य नीति। इन्होंने उस टाइम पर एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ये बुक लिखी थी इन्होंने उसी टाइम पर। उस बुक में ये डिस्क्राइब किया था, उन्होंने उसी टाइम पर बता दिया था जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, इसको चलाने के लिए या इसकी फंक्शनिंग के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। बॉडी में किसकी ज़रूरत होती है, ब्लड की। सेम वैसे ही किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनिट को या किसी भी कंट्री को या किसी भी नेशन को चलाने के लिए ज़रूरत होती है मनी की। ये इन्होंने उसी टाइम पर बता दिया था अपनी बुक में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा ग्रीक, जो हमारा कंट्री है, वहाँ पर हम उसकी बात करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं यूनान जो देश है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। कैसे हुई, आपने नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1776 में वैसे ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई है, या इकोनॉमिक्स जो सबसे पहले पढ़ी गई है, वो ग्रीक में पढ़ी गई है, ग्रीस में पढ़ी गई है इकोनॉमिक्स सबसे पहले। लेकिन 1776 में एक स्कॉटलैंड के एक फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी इन्होंने। ईयर बात हो रही है 1776। एडम स्मिथ का जन्म हुआ था 1723 में और मृत्यु हुई थी 1790 में। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्टली जिसमें भी इकोनॉमिक्स आता है कई बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो बोलते ही हैं, इसके साथ साथ इन्हें यह भी बोला जाता है फादर ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म क्या होता है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर हम बोलते हैं इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो किसने शुरुआत करी, क्या नाम था उनका, उनका नाम था एडम स्मिथ। अब देखिए, इन्होंने दो बुक लिखी, इनकी दो बुक थी। पहली बुक थी इनकी, सबसे पहली बुक थी, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इसी में इन्होंने, जो मैं अभी आपको पीछे पढ़ा रहा था, डिमांड और सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसी बुक में इन्होंने इनविजिबल हैंड्स के बारे में चर्चा की है। इन्होंने ही बताया है कि इनविजिबल हैंड्स किसे बोलते हैं, इसी बुक में इन्होंने चर्चा करी है। दूसरी इनकी जो सबसे फेमस बुक हुई, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर बताइए कि बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स के ऑथर कौन थे, एडम स्मिथ। याद रखिएगा, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, स्कॉटलैंड के थे, इकोनॉमिस्ट थे। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स के ऑथर कौन है, एडम स्मिथ।
दूसरी बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है इसके ऑथर कौन है, क्या नाम है आपका, एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। और अगर इस बुक की बात करें तो जब इन्होंने बुक लिखी थी उस बुक का पूरा टाइटल क्या था, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अरे मैंने तो ये सुना ही नहीं है। एन इंक्वायरी, यही जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब का नाम क्या था, इस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये था इनकी बुक का टाइटल, जो कि बाद में हो गया वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब मैंने आपको बता दिया वेल्थ ऑफ नेशंस और इसके साथ साथ द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इन दोनों किताबों के ऑथर कौन थे, इन दोनों किताबों के ऑथर थे एडम स्मिथ, जिन्हें जाना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म के भी नाम से। अब देखिए बात हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, थोड़ा उसको समझ भी। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब डिवाइड किसने किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले 1933 में 1933 में एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रेजनर फ्रिश। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपका जो इकोनॉमिक्स है, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो पार्ट में डिवाइड किया। 1933 में नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे रेजनर फ्रिश। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भैया, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। 1969 में इनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया, फर्स्ट नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, किसने डिवाइड किया इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, रेजनर फ्रिश ने 1933 में, जिनको 1969 में फर्स्ट नोबेल मेमोरियल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक साइंसेज में। अब समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए मैं आपको कंपेयर करके समझाता हूँ ताकि आपको ईजिली आसानी से समझ में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए इन दोनों के, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इसका फादर कौन था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था रेजनर फ्रिश, उन्होंने सिर्फ डिवाइड किया था इकोनॉमिक्स को, दो पार्ट में बांटा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स, यार अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर फादर की बात करें तो वो थे हमारे साहब एडम स्मिथ, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म। और अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फादर कौन थे, तो इसके फादर थे जे एम कीन्स, जिनका पूरा नाम था जॉन मैनर्ड कीन्स। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, जे.एम. कीन्स या जॉन मैनर्ड कीन्स। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, तो देखिए इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था अभी किस वर्ड से बना है, ओइकोनोमोस से। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ऐसे ही माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है से बना है और मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से बना है। माइक्रो बना है हमारा माइक्रोज, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये बना है मैक्रोज, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि हम स्मॉल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लार्ज स्केल पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके घर में
मान लीजिए आपके घर में, सभी के घर में होता है, हम लोग सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि घर का खर्चा वगैरह सब कौन मैनेज करके रखता है, हम लोगों की मम्मी वही सारा खर्चा वगैरह मैनेज करके रखती हैं। तो ये बात किसकी हो रही है, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है। और जब बात एक स्टेट के लेवल पर या एक कंट्री के लेवल पे होगी, एक नेशन के लेवल पे होगी, नेशन के लेवल पे होगी, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात होगी तो किसका पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। मतलब कि आप इसको समझिए, इसका मतलब सीधा सा कहने का मतलब है, एक कंज्यूमर की डिमांड क्या है, एक कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कितनी डिमांड कर रहा है, और एक जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक कंज्यूमर आपका क्या डिमांड कर रहा है, एक प्रोड्यूसर आपका क्या सप्लाई कर रहा है, और एक पर्सन की आपकी इनकम, एक पर्सन की इनकम मतलब कि जिसे हम बोलते हैं आपका पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक पर्सन की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन की इनकम कितनी है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है प्राइस। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर। अब यहाँ किसकी बात हो रही, यहाँ बात होती है नेशन की। तो जब नेशन की बात होती है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे थे, और पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहे थे। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है तो ये इंडिविजुअल नहीं होके ये टर्म बन जाता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पर कैपिटा इनकम नहीं हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है भैया नेशनल इनकम, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। समझ में आ गया आपको दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इनकम। समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके आगे हम और डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बेसिक मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया ताकि मेरे भाई आपको मज़ा आए, आगे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मेरे भाई आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।